तो 60th क्वेश्चन है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट। तो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट, इसको देखते हैं कैसे लिखना है। तो पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट, देखिए यहीं से समझ में आ रहा है कि कैटाइन सिंपल है, एनाइन आपका कॉम्प्लेक्स है। मेटल एटम के नाम से समझ दीजिए, एटी आ रहा है एंड में। तो चार साइनो है और निकल है और पोटेशियम है। तो पोटेशियम निकल टेट्रासाइनो या साइनाइडो। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी दी है, 2। तो अगर ये +2 है, Cn -1 है, तो -1 इंटू 4 -4, तो ये -2 चार्ज आ गया। दैट मीन्स इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। तो K2NiCN का होल 4, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। 61st क्वेश्चन। 61st क्वेश्चन में गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड सोडियम इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो क्रोमेट। तो इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टेट EDTA होता है। तो 61st क्वेश्चन में एक तो बाहर है सोडियम, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएस्टेट क्रोमेट 2। तो इथाइलिन डाइएमीन पहले तो क्रोमियम बना लीजिए और फिर यहाँ पे EDTA लिख दीजिए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, और इसमें चार्ज होता है 4 नेगेटिव। क्रोमियम पे आपका +2 दिखा रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, वैसे 3 होता है लेकिन यहाँ पे गिवन +2 है तो +2 ले लेते हैं। तो वैसे +3 होता है और यहाँ पे -4 चार्ज है EDTA पे। तो ये कल मैंने पूरा स्ट्रक्चर भी बनवाया था। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया ओवरऑल, -2। -2 को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम की जरूरत पड़ेगी, 2 +2 चार्ज चाहिए। तो फॉर्मूला आपका बन गया Na2Cr EDTA। ये पूरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बन गया। 62nd, राइट द फॉर्मूला ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ। सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा है, नाम नहीं पूछा। तो कॉम्प्लेक्स है CrH2O का होल 5 SCN और SCN के बाद है आपका 2 पॉजिटिव। तो ये इसका हमें क्या बनाना है, लिंकेज आइसोमर। और लिंकेज आइसोमर यहाँ पे हो जाएगा CrH2O का होल 5 NCS। चार्ज सेम है तो इसलिए बाहर भी कोई अंतर नहीं आएगा, 2 पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमें रिपोर्ट करना है, सिर्फ फॉर्मूला। चलिए इसके बाद है, व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स CO। अब ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, CONH3 का होल थ्राइस, वाटर का होल ट्वाइस एंड Cl। 63rd, CONH3 का होल थ्राइस, देन वाटर का होल ट्वाइस एंड Cl। स्क्वायर ब्रैकेट बंद और बाहर है 2 पॉजिटिव चार्ज। इसको x मान लेते हैं, अमोनिया 0, वाटर 0 और ये -1। तो ये हो जाएगा x प्लस -1 इज इक्वल टू 2। तो x बराबर क्या आ गया, +3।
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू +3। इसके बाद है व्हाट इज द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स Pg2 पॉजिटिव इन विच लिगेंड्स आर वन वाटर मॉलिक्यूल। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स पूछा है आपसे, क्वेश्चन को पिन पॉइंट करिए। पायरिडीन का एक मॉलिक्यूल है एंड वन इथाइलिन डायमीन मॉलिक्यूल, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक पायरिडीन है और एक आपका इथाइलिन डायमीन है, और ये है प्लैटिनम के साथ 64th। पहले तो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करिए। प्लैटिनम, एक आपका पायरिडीन का मॉलिक्यूल है Py, चाहे तो फार्मूला भी लिख सकते हैं पायरिडीन का C5H5N, ये भी लिख सकते हैं। फिर एक है वाटर का मॉलिक्यूल और एक है आपका En का मॉलिक्यूल। चेक कर लेते हैं एक बार। वन वाटर मॉलिक्यूल, वन पायरिडीन मॉलिक्यूल एंड वन इथाइलिन डायमीन मॉलिक्यूल। तो इसकी डेंसिटी 2 हो गई, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 का कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का एक एक का है, तो टोटल 4 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। और चार्ज यहाँ पे आपसे पूछा है कि इसके ऊपर ये कितना चार्ज है, ये निकालिए। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +2 दिया है, पायरिडीन 0 होता है, वाटर 0 होता है। ये आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू +2। पायरिडीन पे कोई चार्ज नहीं है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं ऐसे बेंजीन रिंग की तरह बना दीजिए। नाइट्रोजन, दिस इज पायरिडीन, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो x की वैल्यू यहाँ पे +2 आ गई। Write the IUPAC name and identify the ligands of complex. Ligands in the complex. Identify the ligands. So monodentate, didentate या इसके नाम ही पहचानने होंगे, IUPAC नेम लिखना है। तो COEN का होल ट्वाइस ClONO, COEN का होल ट्वाइस Cl और ONO। बाहर कोई चार्ज, सिंगल पॉजिटिव। तो IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखने में सबसे पहले आएगा क्लोराइडो, फिर आएगा ई वाला इथाइलिन डायमीन, वो भी 2 बार है तो पहले बेस लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट बंद, और फिर नाइट्राइटो, और कैटाइनिक है तो कोबाल्ट ही रहेगा। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, 0 -1 -1 इज इक्वल टू +1, इसको x मान लीजिए, तो x -2 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +3। ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी आपको, और यहाँ पे स्पेस देखें तो पूरा नाम स्मॉल में आएगा, एक भी कैपिटल लेटर नहीं, ये डोनर एटम है इसलिए, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ NiEN का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। 66, साथ साथ बनाते जाइए तो अच्छा रहेगा। NiEN का होल थ्राइस, चार्ज है 2 पॉजिटिव, यही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है, तो सबसे पहले ना एक स्क्वायर प्लेन क्रिएट करिए। सेंटर में मेटल एटम लिखिए। ये साथ साथ बनाते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये डायगोनल्स हैं स्क्वायर के,
तो परफेक्ट बना लीजिएगा। इसको दोबारा बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 वैलेंसीज हो गई, 1 2 3 4, ये स्क्वायर प्लेन में। अब इस निकेल से जो आपकी तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ मैं दिखा रहा हूँ, ये मान के चलिए कि ये जो प्लेन है, स्क्रीन का प्लेन है, यहाँ से आपकी तरफ आ रही है, और एक इस प्लेन के नीचे की तरफ जा रही है। तो मैं यहाँ से नहीं दिखा रहा, मैं इधर से दिखा रहा हूँ, इस प्लेन के नीचे। आप चाहें तो यहाँ डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके अब 6 वैलेंसी हो गई ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 3, और ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो आंसर 6 आ गया, यानी कि 6 कोऑर्डिनेटिंग साइट्स। अब क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे एक EN इधर से जोड़ दूंगा। आप चाहें तो पूरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2 ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं ये 2 वैलेंसीज को यूज कर लूंगा। और दूसरा मैं इन 2 वैलेंसीज को यूज कर लूंगा। तो ये एक स्ट्रक्चर आपका बन गया। तो इसमें 6 के 6 वैलेंसीज यूज हो गई हैं। आपकी बुक में भी मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप CH2 ऐसे लिखना चाहते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, लेकिन मैंने ऐसे प्रेफर किया है। हाँ, एक गलती यहाँ पे मुझसे भी हो गई है कि मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन बनाना चाहिए था। मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे चेक करिए, दोबारा से इसको एक बार ये मिटा देते हैं। नाइट्रोजन डोनर एटम तो दिखाना पड़ेगा। नाइट्रोजन डोनर एटम एक यहाँ पे बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, एक इधर बना दीजिए, और एक इधर बना दीजिए। अब यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। और एक यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। नाइट्रोजन डोनर एटम आप दिखा सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH2, या फिर यहाँ पे EN आ जाएगा। तो ये तरीके हैं यहाँ पे दिखाने के। तो चलिए वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब यहाँ पे ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ, ये हो गया। ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ ट्रांस, इसकी बनाते हैं। अब ट्रांस आइसोमर की बनानी है, तो ट्रांस आइसोमर की ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, और कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। कम से कम एक बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। यहाँ तो 3 है, यहाँ पे 3 बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 100% ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन मिस हो रही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब भी आपको चेक करना हो कि कंपाउंड के अंदर ये होगा या नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और बाइडेंटेड लिगेंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे आपका होना चाहिए कंपाउंड के अंदर। तो ये थोड़ा सा कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। तो ट्रांस वाला ये बनाते हैं। अब PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2,
Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और ये ट्रांस। तो आपको देखा आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो 4 जो है जनरली सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म किस में होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं आपको यहाँ एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, उसको चेक करिए। देखिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यहाँ से शुरू होता है आपके में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आपसे पूछना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसका रीजन भी यहाँ दिया है, बिकॉज ऑल द 4 लिगेंड्स लाई एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मेटल एटम। आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट, सो स्पेसिंग बराबर है, इसलिए आप पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर is found to show type of isomerism, no cases observed जिसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आइसोमेरिज्म मिले। तो ये आइसोमेरिज्म बहुत कॉमन है किसमें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास जो एग्जांपल है वो Ma2B2 टाइप का है, और ये देखिए यही एग्जांपल हमारे सामने है कि प्लैटिनम में जब दोनों अमोनिया एक तरफ लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, सिस है, और जब ये डायगनली ऑपोजिट है तो ये ट्रांस है। यानी कि नीचे वाले NH3 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, Cl को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब चलिए यही बनाते हैं यहाँ पे। तो मुझे ट्रांस बनाना है तो सबसे पहले मैं स्क्वायर बनाऊंगा। सेंटर में लिखिए प्लैटिनम। प्लैटिनम के ये डायगोनल्स बनाइए, और यहाँ पे आपने जैसे H3N, क्योंकि नाइट्रोजन डोनर एटम है तो वो यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे NH3 नाइट्रोजन को यहाँ पे दिखाना है आपको जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आप चाहे तो एरो अंदर की तरफ चला सकते हैं। यहाँ पे 2 Cl आ जाएंगे, तो डायगोनली ऑपोजिट है तो ये ट्रांस आइसोमर है। चलिए नाम की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ट्रांस तो लिख ही दिया हमने, ट्रांस के आगे हमें क्या लिखना है, डायमीन। डाइक्लोराइडो, प्लैटिनम। अब यहाँ पे कोई चार्ज है या नहीं ये चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। नहीं, कोई चार्ज नहीं दिया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई चार्ज हो ना, इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल के आपको बाहर की तरफ लिखना है, बाहर की तरफ लिखना है। तो ट्रांस डायमीन, डाइक्लोराइडो, प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाल लेते हैं। X मान लीजिए, और ये आपका 0 और ये -1, तो 2 आ जाएगा। और कोई आगे आयन वगैरह कुछ भी लिखना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर नाम जो मेटल एटम का है सेम रहता है जैसा आप बोलते हैं नॉर्मली। तो इसके बाद आता है राइट द यूपीएससी नेम ऑफ K3 CONO2 का होल 6। तो 68 K3 CO NO2 का होल 6। तो पहले तो नाम आ जाएगा पोटेशियम, अब आएगा स्पेस देके हेक्सा, नाइट्राइटो,
N और आगे कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखनी है, तो चार्ज यहाँ पे 3 नेगेटिव है, इधर इसको x और ये -1, तो -1 इंटू 6 -6, 3 नेगेटिव, तो ये 3 आ गया। तो ये वर्किंग दिखा दीजिएगा, हम तो ओरल कर रहे हैं बट आप वर्किंग दिखा दीजिएगा। यहाँ पे टोटल में भी ले सकते हैं, या फिर मैं तो इस पे निकाल लिया, आप इसको +1 इंटू 3 + 3x -1 इंटू 6 -6 इज इक्वल टू 0, और वहां से भी आप x कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गैप डालना यहाँ पे जरूरी है। 69, how many coordination sites are there in ethylene diamine? 69. Now what is ethylene diamine? तो CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, इथेन लिखिए, दोनों मॉलिक्यूल, दोनों कार्बन से एक एक H कम कर दीजिए, जैसे इथाइलिन। डायमीन क्या होता है यहाँ पे? NH2 और NH2। तो यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर है डोनेट करने को, ना हाइड्रोजन पे ना कार्बन पे है। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन साइट्स आर देयर इन इथाइलिन डायमीन, तो आंसर है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स, number of coordination sites is equal to 2। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी, इसीलिए इस लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड्स। आप बाइडेंटेट कहिए, डाइडेंटेट कहिए, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन साइट्स मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है मेटल एटम के साथ। अगर सपोज करिए यहाँ पे मेटल एटम है ये, तो ये डोनेट कर सकता है इधर और ये डोनेट कर सकता है इधर। तो ये ध्यान रखिएगा, दो कोऑर्डिनेशन साइट्स बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके बाद आता है व्हाट इज द शेप ऑफ CrNH3 का होल 6 कॉम्प्लेक्स। तो CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन की शेप बतानी है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। चलिए करते हैं CrNH3। आई थिंक सो शायद हमारे पास यहाँ पे अगर मौजूद है तो हम तेजी से उसको स्टडी कर लेते हैं, नहीं तो बनाने में लगाना पड़ेगा। यस ये रहा Cr, ओके, यहाँ पे CO है तो बना लेते हैं। चलिए 70th आपके पास है CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब क्रोमियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर होता है 24, तो ये आर्गन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन हो जाएगी 3d5। आपको पता है एक्सेप्शन होता है 3d5 4s1, क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्रोमियम एटम के लिए बनाता हूँ, तो क्रोमियम एटम के लिए ये हो जाएगा 3d, 1 2 3 4, ये 3d हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 4s, 4p। तो यहाँ पे D के अंदर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया तो 0 है, तो 3 पॉजिटिव हो गया। तो Cr 3 पॉजिटिव आयन के लिए आपको बनाना है, मैंने बता दिया था, आपने अपनी बुक में देख लीजिएगा क्या क्या डेटा लिखना होता है, मैं तेजी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और ये 4p, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हटाने, एक 4s में से जाएगा, 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे। अब
क्योंकि अमोनिया, मैंने बताया था अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कब काम करता है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह तब काम करता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बिल्कुल है, और अगर मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 पॉजिटिव है, वो भी है। तो दोनों कंडीशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब आपका क्वेश्चन होगा तो अंदर पेयर अप होना चाहिए, बट हम यहाँ पे पेयर अप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें 2 डी यहाँ पे ऑलरेडी मिल गई है। हमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रही है, 6 लिगेंड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। मे बी ये पेयर अप हो जाए, मे बी ये पेयर अप हो जाए, तो भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, बट यहाँ पे 2D आपको हाइब्रिडाइज होने को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो 2D, एक S और 3P, इनको हाइब्रिडाइज आप कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। अब आपसे ज्यादा ये पूछेंगे कि मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो सकता है? भाई एक हमसे शेप पूछी, हमने बता दिया ऑक्टाहेड्रल और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अलग हो गए, और यहाँ पे ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल अलग हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे जो लोन पेयर आएगा, मैं तो ऐसे क्रॉस दिखाता हूँ, आपको जो टीचर जैसे कहे वैसे दिखा दीजिएगा। आपको पेयर्स दिखाने हैं, चाहे अपवर्ड डाउनवर्ड एरो दिखाओ, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करने के लिए। अब यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन आजकल आना शुरू हो गया है कि बताइए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे कैसे नापते हैं? इसको नापा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट में। मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो उसको म्यू से सिंबलाइज करते हैं, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट n प्लस 2, और ये हो जाएगा Bm, बोर मैग्नेटेंस। बोर मैग्नेटेंस। n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 है, तो n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कैलकुलेट करने को आए। अदरवाइज बस इतना ही जानना है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। अगर 3-4 कॉम्प्लेक्स है, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, तो आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 71st, अरेंज द कॉम्प्लेक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ओरल करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर कोई आयन तो होगा ही नहीं, एक सिंगल पार्टिकल है और कोई चार्ज भी नहीं है, तो इसकी कंडक्टिविटी तो सबसे कम होगी। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें कितने आयन्स मिल रहे हैं? एक तो कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और 2 Cl मिल रहे हैं, तो टोटल 3 आयन मिल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमें कितने आयन्स मिल रहे हैं? एक ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है और 3 क्लोराइड मिल रहे हैं, तो 4 आयन मिल रहे हैं टोटल। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक कॉम्प्लेक्स और एक क्लोराइड, तो टोटल 2 आयन। तो यहाँ 2 आयन है, यहाँ पे आपके 4 आयन है, यहाँ पे आपके 3 आयन है, और यहाँ एक भी नहीं है। तो सबसे तेज कंडक्टर कौन होगा? जिसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन, मतलब सबसे ज्यादा आयन्स प्रेजेंट है। तो नंबर फर्स्ट कंडक्टिविटी इसकी होगी, सेकंड जहाँ 4 आयन है, 3 आयन वाले की इसके बाद होगी, 2 आयन वाले की इसकी बाद होगी, और लास्ट में इसकी कंडक्टिविटी आएगी। विच ऑफ द टू इज मोर स्टेबल? ये क्वेश्चन आजकल बहुत चलता है। स्टेबिलिटी के लिए ना मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलूंगा, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पे ये डिपेंडेंट है। कोशिश करता हूँ यहाँ दिखाने की आपको। हाँ जी बेटा। सर आप एक बार 71 फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? 71st में बेटा नंबर ऑफ आयन्स देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो आयनाइज होगा नहीं, वो तो लिगेंड है। आयनाइज जो आयनाइजेशन फियर है वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, तो एक तो कॉम्प्लेक्स आयन ये मिला और 2 क्लोरीन के मिले, तो टोटल आयन्स कितने हो गए? 3। यहाँ पे सिंगल एक पार्टिकल है, बस कोई आयन भी नहीं है, तो सबसे लीस्ट कंडक्टिविटी इसकी होगी। भाई यहाँ पे 3 आयन्स हैं तो कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स कितने हैं? एक कॉम्प्लेक्स आयन और 3 क्लोराइड, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो यहाँ 3 आयन्स थे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स हो गया, 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 4 आयन हो गए, और यहाँ पे कितने आयन है? एक कॉम्प्लेक्स और एक क्लोराइड, तो 2 आयन है। तो सब जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो किस बात पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ आयन्स पे, एक्वस सॉल्यूशंस में। तो इसलिए सबसे तेज कंडक्टिविटी इसकी होगी जहाँ आयन्स का नंबर मैक्सिमम है। उसके बाद आएगी इसकी, उसके बाद आएगी ये वाले की, 2 आयन्स वाले की, और यहाँ एक भी आयन नहीं है उसकी लास्ट में।
स्टेबिलिटी को लेके ना कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, वो क्या है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला तो चार्ज देखिए सेंट्रल मेटल आयन पे। तो हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, मोर विल बी द चार्ज डेंसिटी। तो ये बात पक्की है कि अगर एक ही मेटल एटम है, जैसे आयरन है यहाँ पे, इस केस में देखिए आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली है, यहाँ पे आएगी +2 और यहाँ पे आएगी +3। जितना ज्यादा चार्ज उतना छोटा साइज, ये तो बात पक्की है। अगर एक ही एलिमेंट की बात आप कर रहे हैं तो ग्रेटर द चार्ज ऑन केटाइन स्मॉलर द साइज। तो जिसकी जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी है उतना वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को संभाल के रख पाएगा जो ये लिगैंड दे रहा है। Cn यहाँ भी 6 है, Cn यहाँ भी 6 है। पोटेशियम का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि चार्ज अलग डेवलप हो रहा है। चार्ज क्यों अलग डेवलप हो रहा है? क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्क है। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है और जितना छोटा साइज होता है तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे फोकस करिएगा अगर सेम एलिमेंट है दोनों कॉम्प्लेक्स में। अदरवाइज अगर अलग अलग एलिमेंट है तो फिर आपको पीरियोडिक टेबल यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है Cu2 पॉजिटिव और Cd2 पॉजिटिव सेम है, बट आयनिक रेडियस यहाँ पे इसका 69 पिकोमीटर है और इसका 97 है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे सब ये छोटा साइज है तो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये थोड़ा पीरियोडिक टेबल को आइडिया होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में कैडमियम कहाँ आता है? आपने पढ़ा ना, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी का पूरा ग्रुप है, और कॉपर सिल्वर गोल्ड आता है। तो कॉपर के नीचे जो कॉपर 3rd पीरियड में है तो कैडमियम 4th पीरियड में है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये डेटा थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी कुछ कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बता रखी है जहाँ सेम चार्ज है, सिर्फ साइज का अंतर वहां पे आ रहा है। तो रेडियस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा अपनी बुक में। फिर आता है नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो नेचर ऑफ लिगेंड्स के वजह से फिलहाल ये आंसर तो हो गया हमारा कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ये क्या आ गया। एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूँ, पहले ये बता दूं पॉइंट। नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड में आप ये ध्यान रखो, लिगेंड्स आर लुईस बेस बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है, ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ग्रेटर द स्टेबिलिटी, यानी कि कितनी आसानी से वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन ईज विद विच लिगेंड कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि Cn इज मोर बेसिक देन अमोनिया, देयरफॉर साइनाइडो कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो Cn नेगेटिव जो है ज्यादा बढ़िया लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया के कंपैरिजन में, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। और ये K के डेटा पे बता रखा है, इस पे ऊपर मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखिए एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा है, एक मेटल और लिगेंड की कॉम्बिनेशन से आप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो अगर आप प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अगर दो कॉम्प्लेक्स की आपको दी जाए और पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल है इन दोनों में से, जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो नेचर ऑफ लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन। लेकिन एक पॉइंट मैंने और जोड़ा है यहाँ पे, कीलेटिंग लिगेंड्स। कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? शुरू में आपने पढ़े हैं इथाइलिन डायमीन, और ये मैं आपको आपकी बुक में दिखा देता हूँ कि कीलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। शुरू में चलिए जहाँ पे लिगेंड्स है, तो यहाँ पे चेक करिए डाइडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है, इधर पढ़िए, कीलेटिंग लिगेंड्स एंड कीलेट्स। तो कीलेटिंग लिगेंड से फर्क क्या पड़ता है? कीलेटिंग लिगेंड वो होते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड जो, जब जैसे ये इथाइलिन डायमीन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो आपने देखा रिंग बन गई, यहाँ पे रिंग बन गई, 5 मेंबर्ड रिंग। देखिए पहला मेंबर ये है, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन, चौथा ये, पांचवा ये। तो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग्स यहाँ पे बन जाती हैं। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं आपके, वो सब कीलेटेड लिगेंड्स हैं, मतलब जिनकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है। ये डाइडेंटेट में सबसे कॉमनली क्या यूज होंगे आपके, इथाइलिन डायमीन, ऑक्सीडेटो और ये EDTA, ये सब आपके यूज होंगे।
तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स जो आपके कीलेटिंग लिगेंड्स हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टेबिलिटी। दैट्स वाई कीलेट्स आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे आइए और ये वाले क्वेश्चन को देखिए 77। एक मिनट, चलिए मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूँ। फिलहाल ये क्वेश्चन कहीं था यहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा नंबर है, बट यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि एक कॉम्प्लेक्स आपको ये दे रखा है मान लीजिए, और एक कॉम्प्लेक्स ये दे रखा है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये आप, हालांकि ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स में EN है और दूसरे कॉम्प्लेक्स में आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है और यहाँ पे बाइडेंटेट है। तो ये क्या है? ये कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स है आपका, क्योंकि यहाँ कीलेट है जो रिंग बना सकता है EN डाइडेंटेट लिगेंड, और ये नहीं बना सकता। तो कहीं पे भी दो कॉम्प्लेक्स में दिए हो और आपसे स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो तीन बातें चेक करिएगा। अगर मेटल एटम सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेफरेंस दीजिएगा। दूसरा, लिगेंड्स जो है उनके बेसिक नेचर पे, और तीसरी बात प्रेजेंस ऑफ कीलेट्स पे। अगर यहाँ पे ये ऐसे लिगेंड्स हैं EN OX तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे इन कंपेरिजन टू दिस। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालने में ये कुछ पॉइंट्स आपकी मदद करेंगे। जहां जहां जैसे क्वेश्चन आएगा, नहीं इसमें नहीं होगा तो मेरी दूसरी शीट में आएगा, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये कोर्स में नहीं है बट मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं। देखिए अभी तक आपने जितने कॉम्प्लेक्स पढ़े ना उसमें एक सिंगल मेटल एटम होता है या दो है, और दो मेटल एटम को जो लिगेंड्स कनेक्ट करते हैं उनको हम ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं। तो ब्रिजिंग लिगेंड्स के एग्जाम्पल मैं आपको आपकी किताब में दिखा देता हूँ कहाँ पे है और ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। ये रहा, देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स दिया है तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? अब ब्रिजिंग लिगेंड इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स म्यू, पहले तो म्यू लगाना पड़ेगा, और नेम ऑफ लिगेंड इज सेपरेटेड बाय फ्रॉम म्यू बाय अ हाइफन, एक हाइफन भी लगाना पड़ता है। अब देखिए जैसे इसका नाम मुझे लिखना है तो हम सीधे नाम पे ही आते हैं। इसका नाम कैसे शुरू होगा? सबसे पहले तो 4 एक्वा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है टेट्रा एक्वा, और फिर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आयरन का जो नाम है वैसे ही रहेगा, आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब ये बीच के जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है ना, इनके बारे में आएगा। देखिए पहले डैश लगा के म्यू लिखना है आपने ब्रिजिंग लिगेंड के लिए, फिर डैश लगाना है और फिर 2 OH है, तो इसका नाम है डाई हाइड्रो ऑक्सो। फिर यहाँ जाइए लिगेंड लिखेंगे टेट्रा एक्वा आयरन, और इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर आ जाएगा सल्फेट। तो बस जो बीच के जो है ना, अगर ये दोनों सेम थे तो हमने डाई लिख दिया। मान लो यहाँ पे एक OH है और एक कुछ और दे रखा है, से NH दे रखा है, तो आप उसका नाम उसी हिसाब से बोलेंगे, एमीन बोलेंगे या ये। तो इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे एक NH एक CO है, तो ये म्यू के साथ अल्फाबेटिकली आपको बोलना है, ये एमीन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कार्बोनिल। तो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, फिर म्यू डैश डैश म्यू डैश, ये आ जाएगा एमीन, फिर डैश करेंगे म्यू डैश, इसको कार्बोनिल, देन बिस इथाइलिन डायमीन, फिर आ जाएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद फिर यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स का ब्रैकेट यहाँ बंद हो जाना चाहिए था, नाइट्रेट बाहर होगा। तो नाइट्रेट जो है वो लास्ट में स्पेस देके लिखा जाएगा जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आप लिख देंगे। तो खैर ये नहीं आते बोर्ड्स में, बट यहाँ दिया है एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा दिया है। जब ये आए तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलेटो जो है ट्राई लिखा जाता है किताबों में, लेकिन मोर करेक्ट ट्रेस होता है क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है इसलिए। एंड यहाँ बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और डिस्कस करूंगा 81, नेम द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। लिख लीजिए, यहाँ पे होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। आपको पता है हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का सेम स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ मेटल एटम का अंतर है। अगर इसके स्ट्रक्चर्स पे भी जाएंगे ना, तो हालांकि वो बनाने को तो नहीं आते, हमें तो एलिमेंट ही पूछते हैं, बट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो आपका, इसमें आयरन होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम।
और विटामिन B12 जो है इसके अंदर होता है कोबाल्ट। और सिस्प्लेटिन जो है, जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आपको यूज किया जाता है, वो है आपका प्लैटिनम। इसके अंदर प्लैटिनम है, इसके अंदर कोबाल्ट है, इसको साइनो कोबाल एमीन भी बोलते हैं। विटामिन B12 का टेक्निकल नेम है, ये केमिकल नेम। हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल के अंदर ये। तो डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स के आपको नोट्स में मिल जाएंगे। वाई आप एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ के देखिएगा, अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताइएगा वो क्वेश्चन नंबर, तो उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। और फिर कुछ आपको दूसरी शीट दूंगा बाद में। लेकिन इसके बाद कल सेम क्लास रखेंगे हम, कल छुट्टी नहीं है, मतलब वहाँ ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास ही कल भी कंडक्ट करनी पड़ेगी। और उसमें मैं बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कराऊंगा। बायोमोलिक्यूल में या तो वाइटामिन कराऊंगा या न्यूक्लिक एसिड, एक दिन एक टॉपिक। तो कल ये तो नहीं होगा, ये अब आप करिए और मेरे को प्रॉब्लम्स पूछिए जो जो आ रही हैं इसमें। और इसमें बस एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको मैं पढ़ने को कहूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आज उसको रीड कर लीजिएगा प्लीज। एक तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के वीडियो देखने हैं, अपलोडेड है, ठीक है। इसके अंदर खासकर ये डायग्राम प्रैक्टिस करनी है आपको, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में और पीछे था ऑक्टाहेड्रल में। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप प्लीज उसका वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन अभी तक हमारे बोर्ड में नहीं आया लेकिन आ सकता है। और ये डायग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। फिर इसके बाद आप स्टेबिलिटी वाले पॉइंट को एक तो रीड करना है आपने इसको, ये भी हो सकता है वीडियोस में कवर अप हो। स्टेबिलिटी वाला पोर्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबिलिटी, खासकर ये फैक्टर्स जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक पॉइंट जो मैं ऐड करने को कहा है वो किलेटिंग लिगेंड्स वाला जरूर कर दीजिएगा। और फिर ये जरूर पढ़ लीजिए कि इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहाँ कहाँ यूज होता है, एक रीडिंग जरूर कर लीजिए इसकी। एक रीडिंग में सबसे ज्यादा आपको पूछने जाने वाला EDTA पे फोकस करिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होते हैं इसको देखिएगा। मेडिसिन में देखिए सिस्प्लेटिन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो ये कई बार क्वेश्चन आया है। और इसको PtCl2 इसका फार्मूला भी याद कर लीजिए। और बायोलॉजिकल में मैंने अभी बता ही दिया, क्लोरोफिल के अंदर आपका मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आपका आयरन और विटामिन B12 में कोबाल्ट। तो ये यहाँ तक इसको रीड कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ये वाले क्वेश्चन आपसे मिस आउट ना हो जाए। EDTA पे बहुत फोकस करिएगा, ठीक है। तो कल सेम टाइम क्लास 7:20 पे रखेंगे और 7:30 एंड कल बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसके जितने डाउट्स हैं आप मेरे को भेज दीजिए, हो सकता है मैं फोन पे क्लियर कर दूं या ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लूं।